सर एंटिक ज्वेलरी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बट देखा जाए तो एंटिक ज्वेलरी महंगी बहुत मिलती है, सिल्वर में स्पेशली। बहुत सारे ब्रांड्स भी आ गए जो एंटिक ज्वेलरी के नाम पर सिल्वर को उसकी रेट से ज़्यादा बेचते हैं, तो कितना सही है ये? सिल्वर के अंदर आप देखोगे ना तो एंटिक ज्वेलरी सबसे अच्छी और हाई लेवल पे बिक रही है। मतलब मेरा अभी तक का जो सर्वे या अभी मैंने जो सिल्वर शो अटेंड किया था तो वहाँ पे भी हमने देखा कि कस्टमर का जो रुझान कहते हैं कि या कस्टमर का जो थॉट प्रोसेस है वो एंटिक ज्वेलरी में सिल्वर सेगमेंट में अगर एंटिक ज्वेलरी मिल रही है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ईजीली सेलेबल आइटम हो गया है। और आप देखोगे ना तो एंटिक सिल्वर ज्वेलरी और एंटिक गोल्ड ज्वेलरी को सामने रखोगे ना तो दोनों के एरिया में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो उस लेवल की पॉलिशिंग, उस लेवल की हम कह सकते हैं कि फाइलिंग, उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग, उस तरह की कटिंग, ये सारी चीज़ें जो गोल्ड में मेंशन की जाती है वो सेम चीज़ एंटिक सिल्वर ज्वेलरी में मेंशन की जा रही है। तो लोगों का एक तो गोल्ड के प्राइस इतने होने के कारण सिल्वर की तरफ झुकाव वैसे भी बढ़ चुका है, और उस पर भी क्या होता है कि जहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग से या हम कह सकते हैं जिनसे हम डीलिंग कर रहे हैं ना तो वो लोग उसके ऊपर भी 1.5-2 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो अब 1.5 से 2 साल का वारंटी का मतलब क्या हुआ कि आदमी अगर 365 दिन मतलब 1 साल होता है, क्या वो 365 बार भी पहनेगा? क्या उसको नहीं पहनने वाला है। तो आराम से आप समझ के चलो ना कि वो ज्वेलरी 5 से 7 साल तक तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और जब भी आएगी तो वापस उसको पॉलिशिंग करा के वो सिल्वर को एंटिक ज्वेलरी का जो पानी वगैरह चढ़ाना होता है उसकी पॉलिशिंग करानी होती है, वो सारा करके वापस वो सही हो जाता है। तो एंटिक ज्वेलरी सिल्वर में बहुत ही डिमांडेबल है। और इवन जितनी भी छोटी छोटी ज्वेलरी आ रही है, लोगों को लगता है कि वो बहुत महंगी क्यों है, कि एंटिक ज्वेलरी क्यों कॉस्टली जा रही है, क्योंकि उसका जो हम कह सकते हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो लग रही है ना वो सिमिलर कॉस्ट लग रही है जो हमारे गोल्ड में लग रही है। सिर्फ गोल्ड में क्या होता है कि कॉस्टिंग बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वहाँ पे गोल्ड का हम कह सकते हैं कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाती है। यहाँ पे सिल्वर की वेस्टेज जाने के बाद भी वो सिल्वर का इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि सिल्वर आती है 100-125 रुपये ग्राम के हिसाब से, और गोल्ड आ रहा है आज की तारीख में 1 लाख रुपए के हिसाब से, मतलब 10,000 रुपये ग्राम के हिसाब से। तो ये दोनों की कंपैरिजन करें तो मार्केट के अंदर सिल्वर एंटिक ज्वेलरी करीबन आपको 300 रुपये के आसपास परचेस करनी ही पड़ेगी। ओके सर, सिल्वर पर रिटर्न 2025 में कितना मिल सकता है? क्योंकि अभी देखें तो वॉर की सिचुएशंस भी बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, तो क्या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब सिल्वर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है। और हमारा एक टैगलाइन हमारी इंडस्ट्री ने दिया हुआ है कि सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक गोल्ड है। और बहुत ऐसे जो रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक थे उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि सिल्वर आगे चल के 86 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है, 82 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि आज की तारीख में जो 1 लाख की सिल्वर चल रही है वो फ्यूचर में करीबन 82 लाख रुपए तक की जा सकती है। तो ऐसे प्रिडिक्शन मार्केट में बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम जादुई प्रिडिक्शन पे इतना फोकस ना करके जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो चल रहा है, क्योंकि सिल्वर का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके चिप्स वगैरह बनाने में भी हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि एयरपोर्ट पर भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और साथ में गोल्ड के भाव बढ़ने के कारण ज्वेलरी में भी मतलब हम कह सकते हैं 10x टाइम अब यूज़ होने लगा है सिल्वर प्रोडक्ट। तो इस कारण से भी सिल्वर की डिमांड मार्केट में बढ़ने के कारण आराम से 25 to 30% आपको रिटर्न सिल्वर दे ही देगा 2025 के एंड तक। क्या बात है सर, जैसे अभी सिचुएशन चल रही है 2025 में, वॉर जैसी सिचुएशन हर जगह चल रही है, तो क्या सिल्वर का यूसेज डिफेंस प्रोडक्ट्स में भी होता है? डिफेंस प्रोडक्ट का तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जब वॉर होता है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो गोल्ड के ऊपर करता है। क्योंकि जब वॉर की सिचुएशन आती है, वो किसी का भी हो, यूक्रेन का हो या रशिया का हो, इंडिया पाकिस्तान का हो, या हम कह सकते हैं कि चाइना का वॉर हो, ये किसी भी वॉर की कंडीशन में जो भी कंट्री उसके अंदर इन्वॉल्व होती है ना वो सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्ट खरीदने पे जुट जाती है। गोल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है रॉ गोल्ड जो आता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ा लेती है ताकि उनको पता है कि आगे फ्यूचर में जब हमारे एमओ ख़त्म हो जाएंगे या इसकी नीड पड़ेगी तो हमारी बाइंग प्रोसेस में गोल्ड ही हमको काम आने वाला है। तो गोल्ड जितना ज़्यादा रहेगा उतना करेंसी ज़्यादा छप सकती है और उतना ही वो ट्रेडिंग ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ परचेज कर, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी मिलिट्री एक्टिविटी है, जिसे हम कह सकते हैं कि हथियार है या राफेल्स है या जो भी हमारे जेट एयरवेज, ये सब जो भी हम जो चीज़ भी खरीद
खरीद रहे हैं, तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी भारत की तो है ही नहीं ना, और ना ही किसी इंडिविजुअल कंट्री की होगी। तो जो कंट्री कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इसकी बनाएगा तो उसका जीडीपी तो ऐसे भी ग्रो करने वाला है, लेकिन अगर हम किसी और शहर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है तब हमारे लिए एक प्रायोरिटी बन जाती है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, तो ये हर कंट्री की लायबिलिटी में आ जाता है। क्या बात है सर। किसी ज्वेलर को अगर पता करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है या कौन सी डिज़ाइन बेस्ट आगे चल सकती है तो वो कैसे पता करी जा सकती है? अगर ज्वेलर्स को ये पता करना है कि कौन सी डिज़ाइन मार्केट में सबसे ज़्यादा बूम कर रही है, तो आज की तारीख में इमिटेशन ज्वेलरी जो है उसके ऊपर ज्वेलर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इमिटेशन ज्वेलरी मार्केट जो है ना वो बहुत बड़ा मार्केट है, और जब ज्वेलर्स उस इमिटेशन ज्वेलरी मार्केट को फोकस करता है तो उसको ट्रेंड समझ में आ जाता है कि कस्टमर को पसंद क्या आ रहा है, कस्टमर कौन सी ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद कर रहा है या ज़्यादा वेयर करने के लिए उत्सुक है, या कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बाई हो रही है, तो उससे भी उनको समझ में आ जाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या जाए। क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम गोल्ड से, सिल्वर से या इमिटेशन से नहीं है, कस्टमर को वो इमिटेशन मतलब वो प्रोडक्ट गोल्ड और सिल्वर में नहीं अवेलेबल होने के कारण वो इमिटेशन पे फोकस कर रहा है। या तो उसका बजट नहीं है तब जाके वो इमिटेशन में जाता है, और या तो उसका बजट है लेकिन सेम प्रोडक्ट उसको गोल्ड या सिल्वर में अवेलेबल नहीं हो रहा है, तब जाके वो इमिटेशन मार्केट में एंटर करता है। तो इमिटेशन मार्केट हम कह सकते हैं कि हमारा एग्जाम्पल या हमारा हम कैसे ना ट्रायल मॉडल हो सकता है। तो ज्वेलर्स को इमिटेशन मार्केट को ट्रायल मॉडल्स के हिसाब से कनेक्ट करना चाहिए, और जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रही है वैसी चीज़ें उनको बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो सर जैसे अभी मार्केट में इमिटेशन ज्वेलरी में बहुत बड़े बड़े लोग घुसे, जैसे संदीप माहेश्वरी जी है, अपना एक इमिटेशन ज्वेलरी का ब्रांड लेके है प्राओ के नाम से, तो ये इनका यूएसपी है कि बेस्ट डिज़ाइंस ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इनके डिज़ाइंस को लेकर भी क्या ज्वेलर इनके डिज़ाइंस को कॉपी कर सकते हैं या इनके यहाँ से आइडिया ले सकते हैं? देखो डिज़ाइन तो ऐसे भी कॉपी होती है ना, डिज़ाइन किसी के कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि कोई भी डिज़ाइंस में थोड़ा बहुत भी आप चेंज लेके आ जाओ तो उसके कॉपीराइट्स ऐसे भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर कोई भी मतलब अगर संदीप माहेश्वरी अगर अपनी ब्रांड को लेके आ रहे हैं, इमिटेशन ब्रांड को लेके, या कोई भी लेके आ रहा है, तो ज्वेलर्स जो है जो रियल गोल्ड, रियल डायमंड या रियल सिल्वर में डील कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उनको तो ये सारी चीज़ों पर वॉच करना ही चाहिए, क्योंकि डिज़ाइंस क्या है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो डिज़ाइन पसंद करने वाला कस्टमर है। तो कस्टमर के माइंडसेट के हिसाब से अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी सेल करना शुरू हो जाती है। ठीक है। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज्वेलर्स की रहे, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आए कि कैसे अपनी लोकल एसोसिएशन से जुड़े और कैसे पता करें उन तक कैसे पहुंचा जा सके। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भारत के अंदर 3 बड़ी बॉडी काम कर रही है। एक है GJPC जो स्पेशली एक्सपोर्ट डिवीज़न पे बहुत बड़ा काम करती है, एक है GJC जो जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा काम करती है ज्वेलर्स के लिए, और तीसरी बॉडी है IBJA, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन। तो ये भारत की मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ी बॉडी है, जिसके साथ हर ज्वेलर्स को अपने हिसाब से जुड़ना चाहिए, अपने समय पे जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एजुकेशन सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे आपको ट्रेंडी सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे आपको ग्रोथ सिस्टम भी समझाया जाता है, कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो, मार्केट क्या चल रहा है, ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल प्रेफरेंस जो होते हैं वो आपको ये बॉडी प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा आप जो सिटी में रह रहे हो उस सिटी की एक लोकल एसोसिएशन भी होगी, तो आपकी फ़र्ज बनती है उस लोकल एसोसिएशन के साथ जुड़ना, वहाँ के मेंबर बनना, ताकि जब आप कहीं पे भी आगे बढ़ोगे या ग्रोथ करोगे तो आपकी एसोसिएशन के साथ जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपके ऊपर भरोसा बहुत अलग लेवल का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कंपनी को एक अच्छी लेवल पे ले जाना चाहते हो तो आपको लोकल और साथ में नेशनल ऐसे एसोसिएशन के साथ एस्टैब्लिश होना पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके सर, आपने GJC के नाम बताया, तो ये क्या चीज़ है और इसके बेनिफिट्स क्या है? तो GJC जो है वो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसलिंग बॉडी है, जो हम कह सकते हैं कि ये भारत के अंदर ज्वेलर्स की प्रॉब्लम्स को लेके बातें करती है, सॉल्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट के साथ बैठ के पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट को सजेस्ट भी करती है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो सच में ज्वेलर फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करती है। सेम चीज़ अगर हम अलग तरीके से देखने की कोशिश करें तो ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे लाभम जैसे प्रोग्राम करती है या आभूषण जैसे प्रोग्राम करती है। लाभम का प्रोग्राम का मतलब होता है कि जहाँ पे ज्वेलर्स को एजुकेशन दिया जाता है, क्या लाभ हो सकता है उनके ज्वेलरी इंडस्ट्री से कनेक्ट होने के बाद, अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब वो एंटर करता है एक ज्वेलर्स तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है और उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करके ये जो GJC बॉडी है वो ज्वेलर्स को
अलग अलग माध्यम से हेल्प कराने का काम करती है। ठीक है सर, ज्वेलर का जो डिजिटलाइजेशन है वो कितना ज़रूरी हो गया है आज की तारीख में? डिजिटलाइजेशन ज्वेलर्स को, अब मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी आज दुकान इंदौर में है या मेरी एक दुकान मुंबई में है, लेकिन मैं पूरे भारत में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो उनको एक खुद की ऑनलाइन दुकान बनानी पड़ेगी। ऑनलाइन दुकान का मतलब होता है कि आपका ऑनलाइन खुद का अस्तित्व, तो वो अस्तित्व कैसे क्रिएट होता है? तो वेबसाइट द्वारा। तो वेबसाइट भी अपने आप में आपकी एक ऑनलाइन दुकान है। जैसे आदमी आपके दुकान में आता है और जो बिहेवियर आपके साथ, या हम कह सकते हैं कि जो अनुभव आपके साथ मिलता है, वैसा ही अनुभव, उस प्रकार का अनुभव ऑनलाइन उसकी दुकान में मिल पाएगा क्या? तो उस तरह आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिजिटल प्रेजेंट आपका रहेगा उतना ही आपकी सेल भी बढ़ेगी। सर, जैसे ज्वेलर डिजिटलाइज भी होना चाहता है, कई बार अपना ब्रांड को प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहता है, तो वो सब चीज़ों के लिए फ़ंड लगता है, तो वो फ़ंड कैसे लेकर आ सकता है एक ज्वेलर? बड़े जितने भी ज्वेलर्स हैं ना, मैं उनकी बातें नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उनके पास फंड का भी ऑप्शंस काफ़ी सारा है, उनके पास इन्वेस्टर भी काफ़ी सारे हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके पास खुद के भी पैसे इतने सारे हैं कि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मैं बात उन छोटे ज्वेलर्स की करूंगा जो अभी 100-200 ग्राम से अपने ज्वेलरी इंडस्ट्री में पैर रखे हुए हैं, या अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं, जिनके पास 1-1.5 किलो का सामान पड़ा है। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे जूम मीटिंग पे डिस्कशन होते हैं ना ज्वेलर्स के साथ, तो वो कहते हैं कि सर हम फ़ंड कहाँ से लाए, हमको फ़ंड ज़्यादा चाहिए। तो बैंक के पास जब जाते हैं तो बैंक हमको मना कर देता है कि फ़ंड नहीं देगा। फिर मैं जब उनके साथ डिस्कशन करता हूँ तो समझ में आता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो छोटे ज्वेलर्स जो है वो बेचारे जितनी भी डील होती है ना, उनको बुक्स पे नहीं ला पा रहे हैं। बुक्स पे नहीं लाने पे के बाद, जैसे अगर आपको बोलूँ कि भैया मेरा 1000 करोड़ का टर्नओवर है, आप बैंक हो तो आप मानोगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे, भैया आपके ITR में जो दिखेगा ना मैं उसको मानूंगा। तो वैसे ही कोई भी छोटा ज्वेलर्स हो या बड़ा ज्वेलर्स हो, आपका ITR ही बता देता है कि आपकी टॉप लाइन क्या है। टॉप लाइन का मतलब होता है आपका सेल कितना है। उस सेल के बिहाफ पे बैंक आपको फंडिंग करता है। वो या तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के हिसाब से करेगा, या CC के हिसाब से करेगा, या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स के हिसाब से भी करेगा, लेकिन आपके ITR के बेसिस पे ही आपको फंडिंग दी जाती है। तो हर ज्वेलर्स को ये समझना पड़ेगा कि जब अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए बैंक से, आप जो सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा पैसा अगर आप डिमांड कर रहे हो, तो आपके सेल लाइन को आपको जितना हो सके बढ़ाना है, क्योंकि एक बैंक का कैलकुलेशन चलता है। जैसे अगर कोई भी ज्वेलर्स बैंक से अगर फंड की डिमांड करता है, तो बैंक का एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो या CC फैसिलिटी में 25% ऑफ, मतलब आपका जो टर्नओवर है, जैसे मान लो आपका टर्नओवर 1 करोड़ का है, तो उसका 25% कितना होता है? 25 लाख रुपया। तो बैंक आपको 25 लाख रुपए तक की लोन दे सकता है। अच्छा। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ का है तो बैंक आपको 25 करोड़ तक की आपको लोन दे सकता है। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, जो आपको वो लोन देना चाहता है उसके सामने उतनी ही वैल्यू की कोलेटरल, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है क्या? अगर आपके पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और आप बैंक से 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हो, तो बैंक आपको दे देगा, लेकिन 1 करोड़ कब देगा? जब आपका क्राइटेरिया 25% से मैच करेगा आपके टर्नओवर के, मतलब आपका जो टर्नओवर का 25% अगर 1 करोड़ हो रहा है तो बैंक दे देगा। तो ऐसे 2-3 क्राइटेरिया है, अगर आपने उसको मैच कर दिया तो बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। उल्टा तो मेरा ये मानना है कि ज्वेलर्स के लिए बैंक से लोन लेना सबसे आसान है एज कम्पेयर टू दूसरे इंडस्ट्री से, क्योंकि ज्वेलर्स का 1 किलो माल भी 1 करोड़ के आसपास बिक जाता है। तो बैंक का तो क्राइटेरिया बहुत क्लियर है कि आपका जो टर्नओवर है उसका 25% हम लोन दे सकते हैं। तो इजीली ज्वेलर जितना इजीली लोन गेन कर पाएगा बैंक के पास से, उतनी दूसरी इंडस्ट्री नहीं कर पाती है। तो ज्वेलर्स के लिए तो ये वरदान है कि वो ज्वेलर इंडस्ट्री में है। ओके, मतलब ज्वेलर्स के लिए लोन लेना सबसे ईजी है आज की तारीख में? सबसे ईजी है। बस उसके अपने बुक्स को अच्छा बनाना पड़ेगा, बैंक को ये बताना पड़ेगा बुक्स के द्वारा कि वो हर साल प्रॉपर इंटरेस्ट दे पाएगा, और ये दोनों 2-3 चीज़ों पे अगर उसने फोकस कर लिया ना, तो पैसों की कमी कभी आएगी नहीं। उल्टा हर 2-3 साल में ज्वेलर्स एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकता है। सर, ऐसे ज्वेलर्स जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके शोरूम में, उनकी दुकान में फुटफॉल कैसे बढ़ाया जा सकता है? ज्वेलर्स को अगर अपनी दुकान में अगर फुटफॉल बढ़ाना है तो हम अगर 3 पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ज्वेलर्स को अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ना बेच के प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ेगी। अधिकतर ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं। प्रोडक्ट शेयर करने से कस्टमर आपके पास नहीं आता है, वो प्रोडक्ट का नॉलेज देने से या वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसको हेल्प करने से कस्टमर आपके पास आता है। तो ऑनलाइन दुकान पे भी आपको उसी तरह बिहेव करना पड़ेगा जैसे ऑफलाइन दुकान में आप करते हो। तो वैसा ही आपका चेहरा दिखाना पड़ेगा, वैसे ही आपको प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, और वैसे ही आपको नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपका मार्केट गेन करना शुरू कर देता है। सेकेंड चीज़,
लोकल इन्फ्लुएंस को हायर करिए। लोकल इन्फ्लुएंस जो होते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है ना, तो आपको क्या देखना चाहिए कि मेरे पास जो ज्वेलरी है वो सेगमेंट क्या है, वो क्या 40,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपये तक के कस्टमर आ रहे हैं क्या। तो अब वो 2 लाख रुपये के कस्टमर पहनने वाले जो ज्वेलरी पहनने वाले कस्टमर हो गए, वो कौन सी साड़ियाँ पहनते हैं, कौन सी साड़ी पहनते हैं, मतलब वो इजीली अगर 2-3 हज़ार 4 हज़ार की साड़ी पहन रहे हैं, तो 4 साड़ी के जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने वाले जो होते हैं उनको आप हायर करो और उनके साथ आप अपने प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस के द्वारा पूरे मार्केट में पेनिट्रेट करना शुरू करो, तो वहां से भी आपके फुटफॉल आना शुरू कर देंगे। और तीसरा, जब वो कस्टमर आपकी दुकान पे पहुंचता भी है तो उस टाइम पे आपका कस्टमर के साथ का बिहेवियर कैसा होता है, आपका कस्टमर के साथ का इंटरेक्शन कैसा होता है, आप उसको कैसा फील कराते हो, क्योंकि हमारा जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है ना, ये टच एंड फील वाला मार्केट है। आप कितना भी कर लो, ऑनलाइन सेगमेंट आने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी भी हम 14 से 15% तक ही हमारा ऑनलाइन सेगमेंट पे काम कर पाए हैं। तो जितने भी ऑनलाइन सेगमेंट वाले जो ज्वेलर्स थे या ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स थे या कॉर्पोरेट ज्वेलर्स थे, उन्होंने भी अपने ऑफलाइन स्टोर डालना शुरू कर दिया है। सर व्हाट्सएप मार्केटिंग कितना हेल्प करता है ज्वेलर को, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे ज्वेलर्स व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत एग्रेसिवली यूज़ करते हैं। जो ज्वेलर्स व्हाट्सअप मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं ना, वो कुछ जगह पे गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको सस्ता दिख रहा है। जो 10 पैसा 20 पैसा में अपने एक एक मैसेज को भेजने का पैसा लग रहा है, तो वैसे वो बल्क में 10,000 मैसेज 20,000 मैसेज उठाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जब वो मार्केटिंग शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पे वो API जो मतलब हम कह सकते हैं कि मेटा जो होता है वो उसको ब्लॉक कर देता है और फिर कस्टमर का इंटरेक्शन वहाँ खत्म हो जाता है। अभी एक कस्टमर मेरे पास आया था, जूम मीटिंग पे एक ज्वेलर्स जुड़ा था, उसने मुझे यही बोला कि मैं एक बल्क व्हाट्सअप मार्केटिंग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नंबर बार बार ब्लॉक हो जा रहा है, और जो एक्चुअली लीगल मेटा के द्वारा API दी जाती है, व्हाट्सअप API, उसको यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे एक मैसेज भेजने का खर्चा करीबन 80 पैसे के आसपास आ रहा है, और वो पहले जो आता था वो 10 पैसे के साथ आ रहा था। तो मैंने उसको एक पूछा कि भाई तू उस महीने में कितनी मार्केटिंग कर रहा है, तो उसने बोला मैं 3,000 रुपये डालता था। कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, बोलता साल का मैं 1 करोड़ का आसपास का बिजनेस करता था। तो मैंने बोला 1 करोड़ में तेरा मार्केट मतलब तेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, तो उसने बोला कि सर 7 से 8% रखता था मैं, तो 7 से 8% था, तो मतलब 8 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। सेम चीज़ मैंने बोला अगर तू लीगल यूज़ कर रहा है तो क्या खर्चा बैठ रहा है, तो उसने बोला कि सर 11,000 रुपये के आसपास मेरा खर्चा बैठ रहा है अगर मैं लीगल उतने ही मैसेज कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अगर उसको साल भर का कैलकुलेट करेगा तो 1.25 लाख होगा। अगर 1.25 लाख रुपया दे के भी अगर तेरा 8-9 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो ये करना चाहिए। हमको ये कॉस्ट कटिंग के बारे में नहीं सोचना है, जब तेरे पास कॉस्ट कटिंग की चीज़ें आ जाएगी तब उसको कॉस्ट को नीचे लेके आया, लेकिन अभी तो उसको करके कंप्लीट करना ही चाहिए। ठीक है। काफ़ी सारे ज्वेलर्स व्हाट्सअप मैसेजेस जो करते हैं, बल्क मैसेजेस, वो सस्ते के हिसाब से खरीद लेते हैं जो 10-20 पैसा में आता है, लेकिन एक्चुअली ज्वेलर्स को क्या करना चाहिए कि ज्वेलर्स को ऑफिशियल मेटा द्वारा जो प्रमाणित है वो API को यूज़ करना चाहिए, व्हाट्सएप API, और उसके द्वारा ही बल्क मैसेज करने चाहिए। उससे 2-3 फायदे हो सकते हैं। एक, आपका नंबर कभी ब्लॉक नहीं होगा। सेकंड, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कस्टमर उसके ऊपर क्या आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। और तीसरा, धीरे धीरे क्या होगा कि आपका सिमिलर नंबर होने के कारण आगे चल के मेटा ही आपको ब्लू टिक का एक सिंबल दे देता है, जिसके कारण आपकी ब्रांड बिल्ड हो जाती है, और कस्टमर का जब ट्रस्ट बढ़ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका धंधा बढ़ना ही बढ़ना है आपका। बहुत बढ़िया।